Hello and welcome to my channel. This is Bharat Kumar Mahawar and today we will start critical या फिर worst combination of stresses and some questions on stresses of pavements. Okay. अच्छा, इस लेक्चर को देखने से पहले आप इससे पहले वाला लेक्चर देखो, क्योंकि इसके अंदर जो मैं कॉम्बिनेशंस बताऊंगा या फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें जो फॉर्मूले यूज़ होंगे वो मैंने डिटेल में पिछले वाले लेक्चर में समझा रखे हैं अच्छे से। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखने से पहले प्लीज़ आप इससे पहले वाला लेक्चर ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, तो आज देखते हैं क्रिटिकल कॉम्बिनेशन कौन कौन से हो या फिर वर्स्ट कॉम्बिनेशन कौन कौन से। वर्स्ट मतलब बहुत ही बुरे बुरे कॉम्बिनेशन कौन कौन से ऑफ स्ट्रेसेस के। ठीक है, ये टेबल बता रखी है। सी मतलब कंप्रेशन, टी मतलब टेंजाइल। सी मतलब कंप्रेसिव एंड टी मतलब टेंजाइल। ठीक है, तो लोड स्ट्रेस के लिए बात करते हैं पहले। ठीक है, केवल लोड स्ट्रेस के लिए बात करते हैं। तो मैंने पहले बताया था कि इंटीरियर पार्ट के लिए टॉप पर तो कंप्रेशन होता है एंड बॉटम पर टेंशन जनरेट होती है। ठीक है, ऐसे ही अगर एज की बात करेंगे तो टॉप पर कंप्रेशन जनरेट होगा और बॉटम पर टेंशन जनरेट होगा। और इसी तरीके से कॉर्नर की बात करेंगे तो मैंने बताया था कि कॉर्नर पर टॉप पर टेंशन जनरेट होता है एंड बॉटम पर कंप्रेशन जनरेट होता है। ठीक है, इसी तरीके से ये वार्पिंग स्ट्रेस और फ्रिक्शनल स्ट्रेस के लिए भी डे टाइम, नाइट टाइम, समर सीजन और विंटर सीजन के लिए मैंने पिछले लेक्चर में बता दी है। वही चीज़ें यहाँ लिख रखी है। ठीक है सारी, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फ्रिक्शनल स्ट्रेस के अंदर कॉर्नर्स पर कंप्रेशन और टेंजाइल फोर्स दोनों ही ज़ीरो होते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखिए। बाकी सब में कंप्रेसिव या टेंजाइल फोर्स आएंगे ही आएंगे, लेकिन फ्रिक्शनल स्ट्रेस के अंदर कॉर्नर पर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, ना तो कंप्रेशन होगा ना फिर ना ही टेंशन जनरेट होगा। जो भी होगा मिड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो एज पर और इंटीरियर पर ही मैनेज हो जाएगा वो चीज़ें। ठीक है, तो वर्स्ट कंडीशंस देखते हैं। वर्स्ट कंडीशन मतलब बहुत ही बुरी कंडीशंस। तो इस चीज़ को देखने से पहले आप एक चीज़ समझो कि कोई भी पेवमेंट होता है, पेवमेंट से पहले एक चीज़ को एग्रीगेट होते हैं। एग्रीगेट्स होते हैं जो कंप्रेशन एग्रीगेट्स कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है और टेंजाइल स्ट्रेंथ बहुत ही कम होती है। मतलब कि जो एग्रीगेट्स होते हैं वो एग्रीगेट्स या फिर कॉन्क्रीट होता है वो कंप्रेसिव कंप्रेशन में तो बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन टेंजाइल में बहुत ही बुरा होता है। ठीक है, टेंजाइल फोर्स, टेंजाइल स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाता वो। और ऐसे ही अगर आप स्टील की बात करोगे तो स्टील क्या होती है, इसकी टेंजाइल स्ट्रेंथ तो बहुत ही ज़्यादा होती है लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कम होती है। मतलब कि स्टील टेंशन में तो बहुत ही अच्छा होता है लेकिन कंप्रेशन में बहुत ही बुरा होता है। तो यहाँ पर हम पेवमेंट की बात कर रहे हैं, एग्रीगेट की। तो मान लो ये कोई अपना पेवमेंट है जो कि एग्रीगेट से बना है। ठीक है, अब हम सबसे पहले इंटीरियर की बात करें। ठीक है, इंटीरियर की बात करें तो उसमें ऊपर तो लगेगा कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो ये कंप्रेसिव कंप्रेशन में तो बहुत ही अच्छा होता है, तो ऊपर की तो कोई बात नहीं। ठीक है, ये ऊपर वाले को मैनेज कर लेगा। ठीक है, बात आती है नीचे की। नीचे क्या होता है, टेंशन जनरेट होती है। ठीक है, पेवमेंट में तो नीचे टेंशन जनरेट होगी और आपको पता है कि एग्रीगेट पेवमेंट टेंशन में बहुत ही बुरा होता है और टेंशन जनरेट हो रही हो और हो रही है तो एक तरीके से वर्स्ट कंडीशन हो गई वो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो बॉटम पार्ट टेंशन में तो पहले ही बुरा होता है, ऊपर से देखो यहाँ टेंशन जनरेट हो गई, यहाँ टेंशन जनरेट हो गई, यहाँ टेंशन जनरेट हो गई। तो इसका सम ये प्लस दिस ये क्या हो गई, अपनी एक वर्स्ट कंडीशन हो गई। इन तीनों का सम ही एक वर्स्ट कंडीशन की तरह ट्रीट करेगा। देखो, एट बॉटम ड्यूरिंग डे टाइम इन विंटर सीजन। ठीक है, बॉटम पर देखो, बॉटम पर डे टाइम में और विंटर सीजन में। ठीक है, इसी तरीके से आप एज की बात करोगे तो एज भी उसी तरह से ट्रीट करती है जैसे इंटीरियर पार्ट ट्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी एस ई इज इक्वल्स टू वही चीज़ आ जाएगी जो यहाँ आई थी। ठीक है, सेम आएगी क्योंकि एज और इंटीरियर एक जैसे ही ट्रीट करते हैं। बात आती है कॉर्नर्स की तो कॉर्नर पर ऊपर टेंजाइल फोर्स जनरेट होता है, इसलिए हम ऊपर का पार्ट लेंगे। नीचे कंप्रेसिव जनरेट होगा तो नीचे तो मैनेज कर लेगा क्योंकि कंप्रेसिव में अच्छा होता है। तो यहाँ पर टेंजाइल ऊपर लगेगा तो टेंजाइल कौन कौन सा होगा, दिस प्लस दिस। ये तो ऐसे भी जीरो हो जाएगा। तो देखो ऐसे इक्वल्स टू दिस प्लस दिस, ये बता रहेगा एट टॉप ड्यूरिंग नाइट टाइम। अच्छा, ये चीज़ तो आप समझ लिए। ठीक है, अब अब अगर अपने को क्वेश्चंस में वर्स्ट कंडीशन निकालनी है तो आप वर्स्ट कंडीशन सीधे निकालोगे कि आप इंटीरियर के लिए लोड स्ट्रेस के लिए जो भी वैल्यू निकालोगे और वार्पिंग स्ट्रेस के लिए जो भी वैल्यू निकालोगे इंटीरियर के लिए और फ्रिक्शनल स्ट्रेस के लिए जो भी वैल्यू निकालोगे इंटीरियर के लिए, तीन फॉर्मूले मैंने बताए थे, उन तीनों को आप ऐड कर देना। ठीक है, अभी क्वेश्चन से समझ आ जाएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। अब बात आती है, ये क्या है, ये क्रिटिकल कंडीशन है। ठीक है,
ऊपर वर्स्ट कंडीशन हम देख ली, अब बात आती है क्रिटिकल कंडीशन की। तो देखो अब ये कोई पेमेंट है, मानो ये कोई पेमेंट है अपना, ठीक है। अब ऊपर कंप्रेसिव फोर्स जनरेटर होता है, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन तो आएगी इसमें कि एक एक पोजीशन पर जाकर के ये फेल हो जाएगा, ठीक है। तो जिस पोजीशन पर वो फेल होए, जिस पोजीशन पर वो कंक्रीट फेल होगा, उससे जस्ट पहले एक क्रिटिकल कंडीशन आती है, ठीक है। कि उससे पहले तो वो सेफ है और उसके बाद में अनसेफ हो गया, तो उस कंडीशन को क्रिटिकल कंडीशन बोलते हैं, ठीक है। तो आप दिस प्लस दिस ऊपर वाले के कंप्रेशन को जोड़ दोगे तो क्रिटिकल कंडीशन आ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से बस आपको याद रखना है कि कंप्रेसिव में माइनस लेना है और टेंजाइल में प्लस लेना है। इसी तरीके से कॉर्नर की बात भी हो जाएगी, ठीक है। अब इनको इन इससे पिछले वाले लेक्चर को और इस लेक्चर में अभी जो बताया, इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन है, ठीक है। हर एक स्ट्रेस पर मतलब 3-4 पार्ट हैं इसके, क्वेश्चन एक ही लेकिन अलग अलग पार्ट में कर रखा है, उससे आपके अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है। अ पेवमेंट A pavement slab 22 सेंटीमीटर थिक इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ सोइल सबग्रेड हैविंग मोड। तो यहाँ देखो 22 क्या हो गया, 22 क्या हो गया अपना एच हो गई, ठीक है, थिकनेस हो गई, ठीक है। हैविंग मॉडुलस ऑफ सबग्रेड रिएक्शंस ऑफ 18 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 18 क्या हो गया आपका, 18 आपका के हो गया, ठीक है। मॉडुलस ऑफ सबग्रेड के होता है। स्पेसिंग आगे बढ़ो, स्पेसिंग बिटवीन द ट्रांसवर्स जॉइंट्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल जॉइंट्स आर 5.5 मीटर एंड 4.2 मीटर, मतलब 5.5 मीटर तो आपका क्या हो गया, एल एक्स हो गया, ठीक है। एंड 4.2 मीटर क्या हो गया आपका, एल वाई हो गया, ओके। आगे बढ़ो, फाइंड आउट, तो आप लोग क्या करना है कि फाइंड आउट द स्ट्रेसेस ड्यू टू लोड, ये ठीक है लोड है, ड्यू टू लोड टेम्परेचर एंड वर्स्ट कॉम्बिनेशन। आपको स्ट्रेसेस निकालने हैं, किसके लिए स्ट्रेस निकालने हैं आपको, इंटीरियर पार्ट के लिए भी, एज पर भी और कॉर्नर्स पर भी, ड्यू टू लोड के कारण, टेम्परेचर के कारण और कुछ भी वर्स्ट कॉम्बिनेशन है उनके कारण। और इसमें एक फ्रिक्शनल स्ट्रेस के कारण नहीं बोल रखा है, ठीक है। अच्छा तो टेम्परेचर स्ट्रेस के अंदर दो चीज़ आ जाएगी, फ्रिक्शनल स्ट्रेस और दूसरा अपना कौन सा आ जाएगा, वार्पिंग स्ट्रेस। तो इसमें से सारी चीज़ें ही निकालनी है, मतलब कुल मिला के अपने को, जो इससे पिछले वाले लेक्चर पढ़ी थी। और कुछ चीज़ें बता रहे कि आपको व्हील लोड कितना है, 4500 kg, मतलब कैपिटल पी है। टेम्परेचर डिफरेंस मतलब टी, रेडियस क्या है, रेडियस मतलब स्मॉल ए, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ कॉन्क्रीट मतलब ई, पोजेंस रेशियो मतलब म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब स्मॉल एफ, थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन एल्फा, और सी एक्स और सी वाई। आपको सारी वैल्यूज़ दे रखी है, ठीक है। और स्ट्रेसेस निकालने हैं आपको, ठीक है, लोड के कारण, टेम्परेचर के कारण और वर्स्ट कॉम्बिनेशन है उसके कारण। तो एक एक करके इसको सोल्व करते हैं, ठीक है। आपको एच दे रखा है, के दे रखा है, एल एक्स दे रखा है, एल वाई दे रखा है। तो सबसे पहले स्टेप में हम क्या करते हैं कि कुछ, हाँ मैंने एक चीज़ और बताई थी, अगर आप स्ट्रेसेस निकालोगे तो उसके लिए आपको कुछ पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो पैरामीटर्स कौन कौन से पैरामीटर थे, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि मॉडुलस ऑफ सब ग्रेड रिएक्शंस के, दूसरा था रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस एल, और तीसरा मैंने पैरामीटर बताया था इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रेजिस्टिंग सेक्शन बी, ठीक है। तीनों के मैंने फॉर्मूले बताए थे, ठीक है। अब देखो इसमें एक अच्छी बात क्या है, आपको के इसमें डायरेक्ट वैल्यू दे रखी है के की। अगर मान लो आपकी के की वैल्यू नहीं देता है इसके अंदर, तो आप कैसे निकालते के की वैल्यू, आपको पता है कि के इजिकल्स टू क्या होता है, के इजिकल्स टू स्मॉल पी अपॉन 0.125 होता है, ठीक है। इतना बताया आपको, ठीक है, 0.125 होता है, ठीक है। अब आपको स्मॉल पी चाहिए, ठीक है। स्मॉल पी आपके पास नहीं है, आपके पास कैपिटल पी है, तो आप स्मॉल पी कैसे नहीं, स्मॉल पी का फॉर्मूला क्या होता है, कैपिटल पी व्हील लोड डिवाइडेड बाई एरिया। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई इंटू रेडियस ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट एरिया का, वो कॉन्टेक्ट एरिया है उसकी रेडियस, ठीक है। इसमें तो कॉन्टेक्ट रेडियस क्या है, कॉन्टेक्ट एरिया की रेडियस क्या है दे रखी है इसमें, ए दे रखी है, ठीक है। तो पाई आर मतलब ए का स्क्वायर, ए आपके पास है, पी आपके पास है, पाई 3.14 होता है, तो आप स्मॉल पी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। स्मॉल पी की वैल्यू आप यहाँ रख दोगे और 0.125 से डिवाइड कर दोगे, आपके पास के की वैल्यू आ जाएगी। अगर आपको क्वेश्चन में नहीं देता तो, लेकिन एक अच्छी बात ये हो गई इसमें कि क्वेश्चन में के की वैल्यू आपको डायरेक्ट बता रखी है। अब दूसरे पैरामीटर की बात आती है एल की। तो एल का फॉर्मूला मैंने बताया था, ई एच क्यूब डिवाइडेड बाई 12 के 1 माइनस म्यू स्क्वायर की पावर 1/4। ये फॉर्मूला मैंने पिछले लेक्चर में बताया था एल का, एल मतलब रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस। आपके पास ई है इसमें, आपके पास ई है, एच है, के है, म्यू है। तो जब आप इसमें वैल्यूज़ पुट करोगे तो आपके पास कैलकुलेशन करोगे, सिंपल कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर यूज होता है, कन्वेंशनल क्वेश्चन है एक तरीके से, ठीक है। तो 62.36 सेंटीमीटर वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से आप अगला पैरामीटर निकालोगे, इक्विवेलेंट रेडियस ऑफ रजिस्टिंग
सेक्शन मतलब कि स्मॉल बी। ठीक है, अब ये फॉर्मूला हमने क्यों लगाया, तो मैंने बताया था आपको कि आपका अगर ए इज लेस देन इक्वल टू 1.724 एच के छोटा हो तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे। तो इसमें देखो ए की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, ए की वैल्यू उसने 15 दे रखी है, तो 15 और एच की वैल्यू क्या दे रखी है 22 दे रखी है। ठीक है, तो ये सीधा पता लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि ए छोटा है, इसका मतलब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मान लो ए आपका ज़्यादा होता इससे, तो ज़्यादा होता तो आपका ए इज इक्वल्स टू क्या होता बी। बी की वैल्यू आपको सीधे ए ले लेते बी की वैल्यू। ठीक है, तो छोटा है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। बाकी सिंपल वही चीज़ है। ठीक है, फॉर्मूले में आप वैल्यूज पुट करोगे। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेशन करके 14.20 सेंटीमीटर आ जाएगा ऐसे ही। ठीक है, पैरामीटर्स की बात पूरी हो गई। उसके बाद आते हैं स्ट्रेसेस पे। स्ट्रेसेस कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आते हैं लोड के कारण, है ना। पहला लोड के कारण देखते हैं। लोड के कारण इंटीरियर पार्ट पर स्ट्रेस कितना जनरेट होता है, वो होता है ये। ठीक है, फॉर्मूला मैंने बताया था एस आई इक्वल टू 0.316 पी कैपिटल पी है। ठीक है, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर ब्रैकेट 4 लॉग ऑफ एल बाई बी प्लस 1.069। आपके पास एल है, आर एल निकाल लिया, बी है आपके पास, पी है, एच है, वैसे कुछ आपके पास सारी वैल्यूज़ है। वैल्यूज इसमें पुट करोगे और सिंपल कैलकुलेशन करोगे तो आपके पास 10.69 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आप अगर एज के लिए फॉर्मूला लगाओगे, फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने बोला है कि इससे पिछले वाले लेक्चर में मैंने सब कुछ बता दिया, फॉर्मूले आप उनको याद करो। ऐसे आप एज के लिए बात करोगे तो एज के लिए मैंने ये फॉर्मूला बताया था। ठीक है, इस फॉर्मूले वापस आप वैल्यूज पुट करोगे तो 15.57 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। और इन कॉर्नर की बात करेंगे तो कॉर्नर पर भी ये फॉर्मूला बताया था मैंने, 3p/h स्क्वायर रूट ब्रैकेट 1 माइनस ए रूट 2 बाई एल की पावर 0.6। ठीक है, वापस सब कुछ आपके पास है इसमें, पी है, एच है, ए है, एल है। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करोगे आप उठा उठा के। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखी है और बाकी हमने एल और बी की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, तो 13.28 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, लोड की बात पूरी हो गई। अब बात आती है टेम्परेचर के लिए। तो टेम्परेचर दो तरीके से लगता है पेवमेंट पर, एक तो वार्पिंग स्ट्रेस के कारण, मतलब डे एंड नाइट टेम्परेचर के वेरिएशन के कारण वार्पिंग स्ट्रेस होता है। ठीक है, और एक होता है फ्रिक्शनल स्ट्रेस, वो क्या है सीजनल वेरिएशंस के कारण। ओके, तो वार्पिंग स्ट्रेस की बात कर लेंगे। वार्पिंग स्ट्रेस के लिए इंटीरियर के लिए मैंने ये पूरा बताया था। ठीक है, ये अल्फा टी है बाई 2 सी एक्स प्लस म्यू सी वाई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर। सी एक्स सी वाई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है आपको, म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, ई की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, अल्फा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, टी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है। सिंपल वैल्यूज पुट करोगे 14.64 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे ही एज की बात करोगे तो एज पे आपको ये ध्यान रखना है, मैंने आपको दो फॉर्मूले बताए थे, एक तो सी एक्स ई अल्फा टी बाई 2 और एक था सी वाई ई अल्फा टी बाई 2। ठीक है, तो दोनों में से जो भी मैक्सिमम आएगा उसको आप लोगे। तो क्वेश्चन में पता लग रहा है आपको सी एक्स की वैल्यू ज़्यादा है सी वाई से, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें सी एक्स ई अल्फा टी बाई 2 की वैल्यू ही ज़्यादा होगी। वापस इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास 37.8 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कॉर्नर की बात करोगे तो कॉर्नर पर ये फॉर्मूला बता रखा था। ठीक है, कॉर्नर पर आपको ये फॉर्मूला बता रखा था मैंने, ये अल्फा टी डिवाइड बाई 3 1 माइनस में रूट ए बाई ए। ठीक है, देखो कितना सिंपल है, बस आपको वैल्यूज पुट करनी, फॉर्मूला याद करना है, उसके बाद में वैल्यूज पुट करनी है क्वेश्चन से उठा उठा के। सीधा एक सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, ऐसे फ्रिक्शनल स्ट्रेस की सीजनल वेरिएशन के कारण जो भी हो रहा है, तो सीजनल वेरिएशन के कारण सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। ठीक है, वो ये बता रखा है एस एफ इज इक्वल टू 1/2 गामा डॉट स्मॉल एफ फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस डॉट एल। अब बात आती है यहाँ पर अच्छा अच्छा ठीक है ना। आपके पास 1/2 है, गामा वैल्यू आपको देगा, एफ दे रखा है, एल दे रखा है, इसमें वैल्यूज आप पुट करोगे तो 0.99 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब बात आती है वर्स्ट कॉम्बिनेशंस की। ठीक है, तो इंटीरियर पार्ट पे मैंने पहले बताया था, आप कुछ नहीं करना, जो भी आप वैल्यूज़ निकालोगे। तो ठीक है, आपने जो स्ट्रेस के लिए फ्रिक्शनल स्ट्रेस के लिए जैसे एज की बात करोगे आप, एज की तो तीन जगह से आपने एज की वैल्यू निकाल ली है, लोड के कारण, वार्पिंग स्ट्रेस के कारण और फ्रिक्शनल स्ट्रेस के कारण। तो तीनों को आपको ऐड कर देना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। एज की बात करोगे तो एज में भी आपने तीन जगह पर ऐसी चीज़ें निकाल ली है। ठीक है, लोड के कारण, वो वार्पिंग स्ट्रेस के कारण और फ्रिक्शनल स्ट्रेस के कारण, तीनों को ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगी। अब बात आती है कॉर्नर की। तो कॉर्नर पर तो जीरो होता ही है आपका, टेंशन है कंप्रेशन होता नहीं है, तो वहाँ जीरो होता है, तो आप सिर्फ दो को ही जोड़ोगे, या एक वार्पिंग स्ट्रेस को और एक लोड के कारण। ठीक है, तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू।
सिंपल है, ऐड करना है। बाकी मैंने सब फॉर्मूले वगैरह बता दिए, फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और सिंपल कैलकुलेशन करनी है। अब एक अगला क्वेश्चन है कि कैलकुलेट द नेट डेवलप्ड ड्यूरिंग डे टाइम इन समर सीजन। ये क्वेश्चन आप खुद करना, ठीक है, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं, लेकिन आप सोल्यूशन में बता देता हूँ, ठीक है। सोल्यूशन इसका ये है, आप खुद से करना क्वेश्चन को, जो भी समझाया सिंपल है। ये केवल कंपैरिजन के लिए हाँ एक बात याद रखना कि कंपैरिजन के लिए माइनस आएगा, ठीक है। आप खुद से सोल्व करना है इसको। आगे का डिज़ाइन ऑफ जॉइंट्स अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।